मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए। आइए हमेशा की तरह अपनी असफलताओं का राज जानते हैं और अपनी सफलता का मूल मंत्र ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात आज होगी भ्रष्टाचार की। मोदी सरकार का और उनकी जो राज्य सरकारें हैं उनका हमेशा दावा रहता है कि भाजपा बड़ी ईमानदार पार्टी है, इसके राज्य में घोटाले नहीं होते हैं। इसके पहले की सरकारें बहुत भ्रष्ट थी, 2G, 3G, 4G, 5G, पता नहीं कौन कौन से जी, कोयला घोटाला और तमाम सारी चीजें आपने सुनी हैं, जिसको बार बार मोदी जी दोहराते रहते हैं, संसद में जितनी बार बोलते हैं, इसका नाम लिए बिना तो उनका काम नहीं चलता। इस बार तो अमित शाह जी ने बाकायदा नारे लगवाए। ये अलग बात है कि जब नारे लग रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुपचाप बैठे हुए थे। अगर जिन लोगों को 2014 याद होगा, उनको याद होगा कि ये सारे तथाकथित घोटाले कैसे बाहर आए थे। सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी और सीएजी की रिपोर्ट से ये सारी चीजें आई थी। बाद में पता चला कि उस समय जो सीएजी के चीफ थे विनोद राय जी बड़े बड़े पदों पे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन जिन घोटालों का आरोप लगा था, 9 साल में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मिलकर एक चिड़िया को भी उन घोटालों में जेल नहीं भेज पाई। लेकिन वही सीएजी, वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अब जब अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं तो एकदम शांति हो जाती है। दरअसल मोदी राज्य में घोटाले होते हैं, लेकिन उन घोटालों की मीडिया में कहीं रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि टीवी चैनल वाले भाई साहब तो बोलेंगे नहीं, टीवी चैनल वाली बहन जी तो बोलेंगी नहीं, तो अपन ही बोलते हैं। बात जहां तक पहुंचे, इस बार संसद में जो सीएजी की रिपोर्ट आई उसमें कई बड़े घोटाले सामने आए हैं। जो सबसे पहला घोटाला सामने आया है वो आया है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत आप जानते हैं, खूब शोर मचाया जाता है, खूब विज्ञापन लगते हैं, जहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी आयुष्मान के बारे में बोलते हैं कि जनता के लिए 5 लाख का इलाज जो है वो फ्री कर दिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अस्पताल में जाइए, अपना इलाज कराइए, 5 लाख रुपए तक का इलाज गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छी बात है, जनता के इलाज की जिम्मेदारी तो सरकार की है ही। आयुष्मान योजना का स्वागत होना चाहिए, किसी ने विरोध भी नहीं किया। लेकिन सीएजी जो बता रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। सांस रोक कर सुनिए। सीएजी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। एक तरफ तो मर चुके लोगों का इलाज हुआ इस योजना के तहत, यानी जो पैसे दिए गए वो ऐसे खातों में दिए गए, ऐसे लोगों के इलाज के लिए दिए गए जो पहले ही मर चुके थे। और दूसरी बात कि एक ही मोबाइल से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको मोबाइल देना पड़ेगा। एक मोबाइल नंबर से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। चलो 4-5 लोगों का होता तो हम मान लेते कि मान लो एक ऐसा परिवार है जिसमें एक ही आदमी के पास मोबाइल है, तो उसने अपने पूरे परिवार का एक ही नंबर से रजिस्ट्रेशन करा दिया। लेकिन यहां एक नंबर से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का तमाशा हुआ है। यह पूरी योजना मैंने आपको बताया कि इसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराए जाने का दावा किया गया है। इस स्कीम का जो नाम है वो है आयुष्मान भारत, यानी कि भारतीय जन आरोग्य योजना, PMJAY कहते हैं इसको। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसके बाद योजना के तहत लिस्टेड लोगों को लिस्टेड हॉस्पिटल्स में, जिनको गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है, इलाज में छूट दी जाती है। जाहिर है इस योजना का उद्देश्य जो बताया गया वो करोड़ों गरीबों के उद्धार का बताया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि गरीबों का उद्धार तो हुआ ही नहीं। इस करप्शन में, इस घोटाले में सरकारी लोगों का, और संभव है कि सरकारी लोगों के जो ऊपर बैठे हैं, मंत्रियों का या फिर पॉलिटिकल लोगों का उद्धार हो गया है। यानी इस स्कीम के तहत, सीएजी कहती है कि इस स्कीम के तहत पैसा गबन करने के उद्देश्य से मर चुके लोगों का इलाज भी रिकॉर्ड किया गया। एक ही नंबर से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जिस मोबाइल नंबर से करीब 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, उस नंबर का कोई सिम कार्ड ही नहीं है। यानी एक ही मोबाइल से 7.5 लाख, 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, और वो मोबाइल नंबर ऐसा है जिस नंबर का कोई भी सिम कार्ड उपलब्ध ही नहीं है।
बीआईएस के डेटाबेस में जब एनालिसिस हुई तब पता चला कि कितने सारे फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि करीब 1,39,300 1,39,300 लोग जो हैं एक नंबर से जुड़े हुए हैं। वो नंबर है 88888888, यानी 10 बार 8 लिख दीजिए। ये नंबर जो है, इस नंबर से 1,39,300 लोगों को रजिस्टर किया गया। वहीं 96,046 लोग यानी तकरीबन 1 लाख लोग एक और ऐसे ही नंबर से जुड़े हुए हैं, 9 के बाद 90,90,000,000। ये एक ऐसा नंबर है जिससे 96,046 यानी तकरीबन 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी करीब 20 नंबर ऐसे सामने आए हैं जिससे 10,000 से लेकर 50,000 लाभार्थी जुड़े हुए हैं, और ये सारे नंबर ऐसे हैं जो उपलब्ध ही नहीं है, जो नंबर हैं ही नहीं, यानी फर्जी नंबर पर फर्जी लोगों को रजिस्टर किया गया। और आप सोच लीजिए कि अगर 1 लाख लोग रजिस्टर हैं, हर इलाज के लिए 5 लाख रुपए जारी हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए गए। यही नहीं, इस योजना के तहत इलाज करा रहे कई रोगियों को पहले मरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद भी योजना राशि उठाने के लिए उनका इलाज चलता रहा। डेटा चेक करने पर कैग ने, सीएजी ने यह बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हुई, जबकि जो दावों का भुगतान दिखाया गया वो 2,24,923 इतने दावों को सिस्टम में भुगतान दिखाया गया। इनमें 3,446 मरीजों को 6.97 करोड़ का भुगतान किया गया। ये सारा भुगतान फर्जी है। तो आप ये अंदाज लगा लीजिए कि आयुष्मान भारत में इतना बड़ा घोटाला सीएजी सामने लेकर आती है, लेकिन न तो संसद में इस पे बहस होती है, न ही टीवी चैनलों पर पैनल बिठाकर कोई पूछता है कि मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। अब आते हैं दूसरे घोटाले पर। दूसरे घोटाले पर आने से पहले कबीर दास से माफी मांगते हुए उनका एक दोहा थोड़ा पलट कर पढ़ देता हूं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट बताया जाता है, जिसको लेके तमाम लोग बात करते हैं, अमित शाह जी ने यहां तक कह दिया था कि राम मंदिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के कहने पे काम करता है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। जब ये राम मंदिर प्रोजेक्ट का मामला शुरू हुआ था, तभी न्यूज लॉन्ड्री नाम की वेबसाइट ने तमाम सारे किस्से पब्लिश किए थे कि किस तरह से जैसे ही वो प्रोजेक्ट आया, उसके आसपास की जमीनों की खरीद फरोख्त का बड़ा घोटाला शुरू हो गया है, जिसमें राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। अब एक और घोटाला सामने आया है। असल में अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट का हिस्सा है। इसे 27 सितंबर 2017 को 127 करोड़ 21 लाख 127 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। इसमें से 115 करोड़ रुपए 115 करोड़ रुपीस अभी तक जारी किए जा चुके हैं। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या के अलावा चित्रकूट, शृंगवेरपुर, इनका भी विकास किया जा रहा है। यह पूरा एक सर्किट बनाया जा रहा है। अब सीएजी ने जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना की परफॉर्मेंस ऑडिट की और 9 अगस्त को यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में सीएजी ने बताया कि इस योजना के तहत 6 राज्यों में जो 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए यानी 19 करोड़ 73 लाख रुपीस का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को, जो गवर्नमेंट का है, ठेके की 5% राशि गारंटी के रूप में जमा करनी थी। यह राशि बनती है 3 करोड़ 11 लाख रुपीस, लेकिन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने सिर्फ 1 करोड़ 86 लाख रुपए ही जमा किए और इसके लिए कोई कारण नहीं बताया। जाहिर है कि लगभग 2 करोड़ रुपयों का 1.5 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ विभाग को। यही नहीं, सीएजी ने आगे बताया कि अयोध्या के गुप्तार घाट पर 14 हिस्सों में काम होना था। यह काम अलग अलग ठेकेदारों को किया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा इन ठेकों का आवंटन किया जाना था
महालेखा परीक्षक ने यानी सीएजी ने बताया कि सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों द्वारा जो बिड दी जाती है उसका कोई आकलन ही नहीं किया और बिना बिड का आकलन किए ठेके आवंटित कर दिए गए, जिससे विभाग को 19,13,000 रुपए का नुकसान हुआ। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से रद्द था उनको भी जीएसटी की राशि मिली। यानी कि रिपोर्ट कहती है राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। जाहिर है वो ठेकेदार जीएसटी लेने के हकदार नहीं थे। बावजूद इसके इनमें से एक ठेकेदार को 19,57,000 रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। बाकी 2 ठेकेदारों का जीएसटी भुगतान भी विभाग द्वारा काटा नहीं गया। यही नहीं, ठेकेदारों को उन कामों के लिए भी भुगतान कर दिया गया जिनका काम उनके द्वारा किया ही नहीं गया। जाहिर है कि अयोध्या के नाम पर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जबरदस्त घोटाला हुआ है। अब ये घोटाला हुआ है तो फायदा किनको हुआ होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बात इन्हीं 2 घोटालों पर खत्म नहीं होती, एक और बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को नाम दीजिए पेंशन घोटाला। सीएजी ने अपनी जांच में यह पाया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसने अपनी ही कुछ अन्य योजनाओं के प्रचार के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको एनएसएपी कहते हैं, उसके लिए जो आवंटित धनराशि थी उसका उपयोग किया। ये 2017-18 से 2020-21 तक के एनएसएपी के परफॉर्मेंस पर जो रिपोर्ट थी वो भी 8 अगस्त को लोकसभा में आई थी। एनएसएपी में मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन दी जाती है, नॉर्मल पेंशन दी जाती है, उसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल है। रिपोर्ट कहती है कि एनएसएपी के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन एनएसएपी की विभिन्न उपयोजनाओं के तहत पेंशन के वितरण के लिए था। किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को कुल आवंटन से 3% निधि प्रशासनिक व्यय के लिए थी। यानी इसमें से सिर्फ 3% जो था वो प्रचार या बाकी सारी चीजों पर खर्च की जा सकती थी। लेकिन ऑडिट के दौरान पाया गया कि एनएसएपी के लिए जो धन आवंटित हुआ था उसमें से जबरदस्त तरीके से हेर फेर किया गया, जिसमें मिनिस्ट्री और स्टेट जो हैं दोनों शामिल हैं। अब हुआ क्या? रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अपने कुछ कार्यक्रमों, योजनाओं को पूरे देश में होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचारित किया। इस प्रचार के लिए जून 17 और अगस्त 17 में 39.15 लाख रुपीस और 2.44 करोड़ रुपीस स्वीकृत किया गया था। इन योजनाओं में ग्राम समृद्धि और स्वच्छ भारत पखवाड़ा समेत अनेक योजनाएं शामिल थी। रिपोर्ट आगे बताती है कि जून और सितंबर 2017 में डीएवीपी को कार्य आदेश जारी किए गए थे। प्रचार अभियान सितंबर 2017 से शुरू किए जाने थे। उक्त अभियान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी मद के अंतर्गत व्यय किए जाने हेतु अनुमोदित धन राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध बताया गया था। हालांकि ऑडिट में पाया गया कि असल में जो धन था वो सामाजिक सुरक्षा कल्याण यानी कि एनएसएपी योजनाओं से खर्च किया गया था। यानी बहुत सीधा सा मामला है, सरकार के लिए पेंशन महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रचार महत्वपूर्ण था। तो जो पैसा पेंशन में खर्च होना था, कर्मचारियों के पेंशन में, वृद्धावस्था पेंशन में, उससे सरकार ने अपनी योजनाओं का प्रचार किया। आप समझ सकते हैं 2017-18 में ये प्रचार जब किया गया तो 2019 का चुनाव सामने था। चुनाव में प्रचार के लिए, चुनावी फायदे के प्रचार के लिए यह कहा जा सकता है कि पेंशन फंड का पैसा लगा दिया गया। अब ये सारी चीजें सीएजी लेकर आई है। ये वही सीएजी है जिसकी रिपोर्ट पर पूरे देश में तमाशा मच गया था और असल में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट गई 2014 में तो इसी रिपोर्ट की वजह से गई। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, अगर वो गलत था, अगर सीएजी की रिपोर्ट उस समय जो आई थी उसके हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ था तो जांच होनी चाहिए थी और जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल में जाना चाहिए था। लेकिन बात की तमाम सारी एनालिसिस बताती है कि रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी, रिपोर्ट्स में जानबूझकर भ्रष्टाचार दिखाने की कोशिश की गई थी, जबकि वो भ्रष्टाचार नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला कि कोल परियोजनाओं में कहा गया कि कोल के जो ठेके दिए गए वो जितना देना चाहिए था उससे कम में दिए गए। मान लिया सीएजी सही थी, लेकिन जब बाद में एनडीए की सरकार आई तो उसने उससे भी कम पैसे पे कोल के ठेके दिए थे। और अब जब वही सीएजी इनके राज में रिपोर्ट्स लेकर आई है तो चारों तरफ
खामोशी। किस तरह से यह भ्रष्टाचार है, इसके लिए आपको बिजनेस लाइन में 31 जुलाई को हरियाणा के संबंध में छपी हुई एक रिपोर्ट में बता देता हूं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राज्य सरकारों में किस स्तर का भ्रष्टाचार है। 31 जुलाई को बिजनेस लाइन में 31 जुलाई 2023 को बिजनेस लाइन में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें वो बताते हैं कि सीएजी, यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ने हरियाणा गवर्नमेंट में एक बड़ा स्कैम पकड़ा है। इस स्कैम में यह है कि जो फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने 183 करोड़ रुपए का पेमेंट जो है मल्टीपल कई सारे इंस्टॉलमेंट्स में दिया हुआ है, और ये सारा का सारा पैसा एक ही व्यक्ति को दिया गया है। यानी वहां पर एक ही व्यक्ति को लगातार ठेके दिए गए हैं, सारे ठेके दिए गए हैं। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट बताती है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कहना है कि एक कॉन्ट्रैक्टर हैं सतबीर सिंह, जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। उनको बिना किसी नियम कानून के 2015 के बाद अगले 5 सालों तक, यानी 2015 से 2020 तक, बिना ई टेंडरिंग के, बिना किसी गाइडलाइन को पालन किए हुए लगातार ठेके दिए गए। 588 वाउचरों के तहत 183.83 करोड़ रुपीस का उनको भुगतान हुआ है। डिटेल रिपोर्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप देख सकते हैं। लेकिन जहां पहले सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद तमाशा मच जाता था, तहलका मच जाता था, अखबारों में रिपोर्ट छपती थी, टीवी चैनलों पे बहस चलती थी, चौराहों पे बहस चलती थी, वहां इन रिपोर्ट्स के आने के बाद शांति है। तो कहा जा सकता है कि मोदी सरकार में घोटाले होते तो हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। मोदी सरकार के घोटालों को बताने में हमारा मीडिया शर्माता है और एक झूठी इमेज बनाता है कि बड़ी ईमानदार सरकार है। दरअसल एक छोटा सा सवाल खुद से आप पूछ लीजिए। हर चीज की कीमत बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है, हर चीज पे टैक्स लग गया है। बैंक से अपना पैसा निकालो तो, जमा करो तो, विदेश जाओ तो, इतने सारे नए नए नियम, जीएसटी बन गया, फला बन गया, ढिमका बन गया, सब कुछ बन गया। और इतने सबके बावजूद सरकार को जो इनकम मिल रही है वो कहां जा रही है, कुछ पता नहीं है। आयुष्मान भारत योजना की बात की गई कि जनता को हम फ्री इलाज दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें भयानक भ्रष्टाचार है। पेंशन देने के लिए जो पैसा दिया गया वो प्रचार पे खर्च हो जा रहा है। जब कोविड चल रहा था, आप जानते हैं अच्छी तरह से, कोई सुविधा जनता को नहीं मिल रही थी। तो यह सवाल आपको भी आगे आके पूछना पड़ेगा कि ये सारे पैसे जो हमारी जेब से निकाले जा रहे हैं वो जा कहां रहे हैं। और जब आप ये सवाल पूछेंगे और थोड़ी तलाश करेंगे तो मालूम होगा कि भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, बस उसकी रिपोर्ट नहीं हो रही है और गोदी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि अगर वो लोग नहीं दिखाएंगे तो हमारा तो फर्ज बनता है कि कम से कम हम सच्चाई आप तक दिखाएं। आपने देखा कैसे घोटालों के कारण मानव जीवन का विनाश संभव है। ये राजाओं की तरह जीने वाले लोग गरीबों को इसलिए गरीब बनाए रखते हैं और कमजोर लोगों को इसलिए कमजोर बनाए रखते हैं ताकि गरीबों व कमजोर लोगों का शोषण कर सकें। ये लोग ऐसा करने के लिए अपने कुछ पर्सनल लोगों का उपयोग करते हैं। ये लोग अपने पर्सनल लोगों को कुछ ऐसे फायदे दिलाते हैं जिससे इनके पर्सनल लोग बची हुई जनता को गरीब व कमजोर बनाते भी हैं तथा उनका शोषण भी करते हैं। मतलब राजा व उनके पर्सनल लोग मिलकर ही जनता का शोषण करते हैं। एक शोषण करता है तो दूसरा मरहम लगाने का काम करता है। यदि दूसरा शोषण करता है तो तीसरा मरहम लगाने का काम करता है। हमें इसे समझना होगा और शोषण होने से सबको बचाना होगा। मेरी तरफ से एक सुझाव, हमें जितने भी गरीब व कमजोर लोग मिलते हैं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये गरीब व कमजोर लोग इसके बाद कभी भी गरीब ना बने। ऐसा होने के लिए सबकी इनकम समान होनी जरूरी है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।